जैसा कि आप जानते हैं, कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने अमृत काल का एक पहला बजट प्रस्तुत किया है। इस देश ने 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव तक इस 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल के रूप में संबोधित करते हुए अमृत काल की और आजादी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष में हम कैसा भारत चाहते हैं, उससे पूरे देशवासियों को जोड़ने का आह्वान किया था। और आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को पंच प्रण से जोड़ने की बात की थी। पंच प्रण में एक प्रण विकसित भारत के निर्माण का भी है और अमृत काल का ये पहला बजट उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है जो समाज के प्रत्येक तबके को, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, वनवासी समुदाय और समाज का वो प्रत्येक तबका, उन सबको इसमें अवसर देने का कार्य किया है। और इन सभी अवसरों को यूनियन बजट में सप्तऋषि के रूप में संबोधित किया गया है। यानी इस तरह से भारत ने अपनी पूरी व्यवस्था को मार्गदर्शक के रूप में सप्तऋषियों के रूप में लिया है। वे सप्तऋषि भारत की व्यवस्था के आधार शिल्पी रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में भारत की सनातन परंपराएं पली बढ़ी, आगे वैश्विक मंच पर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। ऐसे ही सप्तऋषियों ने भी के ही मार्गदर्शन में सारे कार्य हुए थे और सप्तऋषि के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए 7 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी एक समावेशी विकास का मॉडल खड़ा करना, रीचिंग द लास्ट माइल यानी अंत्योदय की परिकल्पना, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अगले 1 वर्ष के लिए और बढ़ाने का कार्य हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए सालाना इस पे खर्च होता है। यह भी इस योजना का इस बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अगर हम 2013-14 की तुलना में भारतीय रेल के बजट को देखें, इसमें 2,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है। हाईवेज के बारे में देखेंगे तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटरवेज आदि के लिए भी प्रावधान किया गया है और इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश लेने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़े पैमाने पे नए हाईवेज के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने भेजे हैं और उत्तर प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है। और पिछले 5 वर्ष के अंदर जितने भी हाईवेज, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है,
वह उत्तर प्रदेश के नए परसेप्शन को और नए उत्तर प्रदेश के बारे में सबका ध्यान आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में रखा है। स्वाभाविक रूप से यह यूनियन बजट एक विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब हर भारतवासी गौरव के साथ कह सकता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित भारत का नागरिक हूं। दुनिया के सामने भारत की जो पहचान थी उस रूप में वह अपने आप को कह सकता है। और इसलिए इस पूरे बजट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगले 25 वर्ष का विजन इस पूरे बजट में छुपा हुआ है। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग को और आसान बनाना, इस दिशा में भी अच्छे प्रयास हुए, इस पर जोर देने का कार्य हुआ है। बजट में भारत की आर्थिक विकास दर को 7% तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य करना। आज के दिन पर भारत की विकास दर दुनिया के अंदर बड़े देशों में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। विगत अगर हम लोग 9 वर्षों की इस गति को देखें तो भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम दोगुने से अधिक हुई है। भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है और यूनियन बजट में इन सभी बातों को ध्यान में रख करके कार्य किया गया है। अंत्योदय के लक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोग ले रहे हैं तो उसका भी सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। इसमें 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बजट में काफी वृद्धि हुई है। पिछले 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश को 45.5 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास उपलब्ध हुए हैं और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 10 लाख नए आवास उपलब्ध हुए हैं और मेरा अनुमान है कि जो शेष 4 लाख लोग अभी तक इस आवास से वंचित थे, यूनियन बजट में उनके लिए भी आवास का प्रावधान हो गया है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सैचुरेट होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के उस हर व्यक्ति को जो शेष सूची 2012 में उस सूची के अंदर था, वह हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा। इसमें भी काफी बड़ी योजना यानी लगभग 69,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। 66% की बढ़ोतरी केवल पीएम आवास योजना के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। 25 करोड़ की आबादी देश की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। पिछले बजट में 2014-15 का जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने उस समय देश के सामने एक विजन रखा था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उत्तर प्रदेश को इसके तहत 28 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हुए और इस बजट में देश के अंदर अगर उस स्कीम के अंतर्गत आप देखेंगे पूरे देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेज बने थे। उत्तर प्रदेश को 28 मेडिकल कॉलेज मिले। 28 मेडिकल कॉलेज
और कुछ राज्य शासन ने अपने स्तर पर बना रही थी। इन सब को लेकर के लगभग हम लोग पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 35 मेडिकल कॉलेजेस पे हम कार्य कर रहे हैं। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर जब उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है तो हम सब आभारी हैं कि हेल्थ सेक्टर का जो बैकबोन है नर्सिंग और पैरामेडिकल, इसमें हमें 28 नए नर्सिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे। ये 28 नए मेडिकल कॉलेज यानी इन 28 जो मेडिकल कॉलेजेस मिले थे उनके साथ साथ एक एक नर्सिंग कॉलेज भी हमें उपलब्ध होगा। तो उत्तर प्रदेश के वे सभी क्षेत्र जहां इससे लाभान्वित होंगे, वहीं खासतौर पर नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में जो हमारा युवा है, जो बालिकाएं हैं, इन सबको 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी उसमें उपलब्ध हो जाएगी। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है और एक सिक्योरिटी की गारंटी भी देता है। यह सेक्टर में हमें एक उत्तर प्रदेश को 28 नए नर्सिंग कॉलेज इस व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होने वाले हैं। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, देश में नीति आयोग ने 2018-19 में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए थे, जिसमें से 8 यूपी के थे। इसके लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे। शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि और जल संसाधन था, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ये 6 पैरामीटर को लेकर के भारत सरकार ने, नीति आयोग ने जो देश के अंदर पैरामीटर तय किए थे, उत्तर प्रदेश के 8 जनपद सभी की स्थिति बहुत खराब स्थिति में थी। अगर आप देखेंगे कि पूरे यूनियन बजट के अंदर यूपी का जो शेयर है, यह जो पहले 22-23 में हमें 1,46,000 करोड़ रुपए का प्राप्त हुआ था, इस नए यूनियन बजट में अब ये हमारा यूपी का जो शेयर होगा 1,83,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश स्वाभाविक रूप से जिस विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, यह उत्तर प्रदेश के विकास को नया पंख लगाने और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को इन योजनाओं से आगे बढ़ाने में हमें यहां से इससे मदद मिलेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।